हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और सीखते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट। अच्छा, क्या कहता है इस क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पेयर इज केप्ट नियर एन इनफाइनाइट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इन द सेम प्लेन एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लूप ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ये लूप है। इस लूप के ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू दिस वायर पूछा है। चलिए ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ की, तो उस वायर से, मान लीजिए ये है वायर और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। इस वायर से आर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। और करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? इनवर्ट होगी। कैसी होगी? इनवर्ट होगी। कैसे निकालेंगे? राइट हैंड कर्ल रूल के हिसाब से। फिंगर को करंट के डायरेक्शन पे रखा, फिंगर्स थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, तो जो डायरेक्शन फिंगर की होती है वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक फील्ड की होती है। और अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा होता तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती वो आउटवर्ड होती, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, फिंगर्स का डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो मान लीजिए मैं इस करंट को कहता हूं I1, ठीक। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक दूसरा वायर रखता हूं, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक दूसरा वायर रख देता हूं, ठीक है, दूसरा वायर। और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2। तो देखिए, जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, इसका लेंथ मान लेते हैं L है, ठीक है, L है। तो जब भी एक फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर ऑफ लेंथ L किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे होती है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है F इक्वल टू आई L क्रॉस B के बराबर, आई L क्रॉस B के बराबर, ठीक है। यहां पे लेंथ को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, और जो फोर्स का डायरेक्शन है ये लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के तरफ होता है। अब लेंथ को अगर वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया है तो लेंथ का हम लोग क्या डायरेक्शन लेंगे? हम लोग लेंथ का वही डायरेक्शन लेंगे जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो ये हो जाता है I2 L B साइन थीटा के बराबर। ध्यान से देखिए इसको, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, ठीक है। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और लेंथ का जो डायरेक्शन है वो करंट के अलोंग है, तो लेंथ है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। तो हमें डायरेक्शन कैसे पता करना होगा? राइट हैंड पाम रूल। एल की तरफ अपने पाम को रखा और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल किया और थंब को खोल दिया, तो जो फोर्स इस पे लग रहा होगा
जो इस वायर पे लग रहा होगा वो होगा इसके अलोंग, ऐसा। ओके, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो थीटा है ये 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, I2LB के बराबर। ध्यान से देखिए, I2LB के बराबर, ठीक। B की वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे। ये वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ किस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में है ना। ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो है। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहां रख सकते हैं। यहां पे बी में यहां कैपिटल आई की जगह I1 होगा। तो ये क्या हो गया, I2LB की वैल्यू क्या रख सकते हैं, म्यू नॉट I2/2 r के बराबर। इसको अरेंज कर लें तो ये हो जाता है म्यू नॉट बाई 2 I1 I2 L बाई r के बराबर। देखिए, ये है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला फोर्स का, जो कि हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, इसके पीछे का सारा लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए, हाँ एक बात और कि अब अगर हम लोग फोर्स का डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, तो अगर दो वायर रखे हुए हैं और उनके बीच में सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। ठीक है, अगर वायर्स के बीच में करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है तो फोर्स अट्रैक्टिव लगता है, और अगर एक करंट ऊपर और एक करंट नीचे है तो रिपल्शन लगने लगता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना होगा। चलिए, तो देखिए, हम लोग इस लूप को नाम देते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो अगर हम लोग AB की बात करें तो फोर्स ऑन AB, अगेन ये कितना होगा, इसको हम FAB बोल देते हैं। कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2 I1 I2 L बाई R के बराबर। ये रहा फॉर्मूला। हाँ, म्यू नॉट बाई 2 अच्छा, ये है हमारा करंट और यहां पे एक करंट है, ये है 1 एम्पेयर। तो I1 और I2 का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए हम लोग अगर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं तो इसको I1 पकड़ा और इसको I2 पकड़ा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है पूछा है कि एक इनफाइनाइट वायर जो है वो करंट को कैरी कर रहा है और उस करंट के रीजन में, उस करंट के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हम लोगों ने इस लूप को रखा हुआ है। तो हमारा जो कंसर्न मैग्नेटिक फील्ड है वो इस करंट की वजह से है, तो इसको I1 मानते हैं, इसको I2 मानते हैं। ठीक है, और लेंथ क्या लेना है, लेंथ इसका लेना है 20 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 1 इंटू 20 सेंटीमीटर लेंथ इसकी लेनी होती है। ठीक है, फाइनाइट वायर की। तो ये हो गया 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, 20 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर बाई, अच्छा यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2
इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2 म्यू नॉट बाई पाई टेस्ला। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, ये है फोर्स की मैग्नीट्यूड। और इसके डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकालते हैं। यहां पे देखिए इस वायर की वजह से जो यहां पे इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो इनवर्ड होगी, हाँ कि ना। करंट की डायरेक्शन में थंब को रखा, फिंगर्स को कर्ल किया, फिंगर्स को जब कर्ल कर रहे हैं तो कहां जा रहा है डायरेक्शन, अंदर की तरफ। तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है, इनवर्ड है। अच्छा, करंट का डायरेक्शन क्या है, इस वाले सेक्शन में इस तरफ है, तो जो लेंथ है उसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। तो हम लोगों को करना क्या था, L क्रॉस B करना था। तो L लेंथ की तरफ अपने पाम को रखा, B की तरफ इसको कर्ल किया और थंब को खोला, तो यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा ये ऊपर लग रहा होगा, तो यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, यहां पे लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो ए बी है ये इस वायर की तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है, सिमिलरली फोर्स ऑन, अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं सी डी, सारा का सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये आर्क में फर्क आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस में 10 और ये 20 30, बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज रखेंगे। टू म्यू नॉट बाई 3 पाई। ठीक है, टेस्ला। अच्छा, अब देखिए यहां पे करंट की डायरेक्शन ये है, सीडी पे इस तरफ है। ठीक, अब अगर सीडी की तरफ ये है आपकी लेंथ की डायरेक्शन, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एल फिर बी इनवर्ड है, यहां से देखिए ये है लेंथ की डायरेक्शन। लेंथ की डायरेक्शन को हम लोगों को करंट के अलोंग ही देखना है। ये लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो एल क्रॉस बी कैसे देखते हैं, लेंथ की तरफ अपने पाम को रखा, बी की तरफ फिंगर को कर्ल किया और थंब को खोल दिया, तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो आएगा डाउनवर्ड, इस डायरेक्शन, ऐसे नीचे की तरफ। ये क्या है, एफ ए बी, और ये क्या है, एफ सी डी। तो देखिए ये सी डी जो है इस वायर से रिपेल होगी, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव। अच्छा, अब बात करते हैं एडी की और बीसी की। एडी और बीसी पे देखिए इस वायर की वजह से, इस वायर की वजह से इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, इसका डायरेक्शन क्या, देखिए इन दोनों में क्या है, करंट क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। ठीक, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, नीचे की तरफ, और लेंथ का डायरेक्शन इस तरफ। तो लेंथ में अपने लेंथ के अलोंग अपने पाम को रखा, कर्ल किया, फोर्स कहां लग रहा है, इस पे, इस डायरेक्शन पे, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ बी सी। ठीक, सिमिलरली इसकी डायरेक्शन ये है, करंट ऊपर जा रहा है, यहां रखा, पाम को कर्ल किया, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ, ए बी, सॉरी ए डी। ठीक है,
अब देखिए एडी पे लगने वाला फोर्स और बीसी पे लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। और इस पूरे सेक्शन का जो सेपरेशन है इस वायर से हर एक पॉइंट पे वो हमेशा इक्वल है, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट और सेपरेशन सेम होने की वजह से इन दोनों सेक्शन पे इस दोनों सेक्शन पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो भी सेम होगा। तो देयरफॉर फोर्स ऑन एडी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ बीसी। ये हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन दोनों पे जो फोर्स लग रही है इस वायर की वजह से उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इसका मतलब लूप पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो किसकी वजह से होगा, इसकी और इसकी वजह से होगा। ये भी आपस में ऑपोजिट है लेकिन इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड में फर्क है, तो एक रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। कैसे देखिए, तो नेट फोर्स ऑन लूप इक्वल टू फोर्स एफ ए बी प्लस एफ सी डी। ध्यान से देखिए, ठीक है। वेक्टर सम लिख लेंगे। जब इसका वेक्टर सम करेंगे तब क्या होगा, तब ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन, ठीक है, वेक्टर के हिसाब से। ये है वेक्टर नोटेशन, वेक्टर समेशन बोलते हैं, ठीक। दोनों फोर्सेस के बीच के जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री -1, तो वो जो फॉर्मूला है रिजल्टेंट का वो कन्वर्ट हो जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर का होल रूट। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला ये बनता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू थी ये बाई पाई माइनस 2 म्यू बाई 3 पाई। तो ये म्यू नॉट है, ठीक है। 3 3 6 4 4 म्यू नॉट बाई 3 पाई टेस्ला, ठीक है। और ये किस तरफ होगी, देखिए ये फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बड़ी है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट होगा फोर्स वो ऊपर की तरफ ही लगेगा, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी अट्रैक्टिव ही होगा। दैट्स इट। देख लीजिए, एक छोटा सा करेक्शन कीजिएगा यहाँ पे, ये टेस्ला नहीं, ये न्यूटन होगा। फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी है, ये न्यूटन होगा, ठीक है। न्यूटन फोर्स है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। कहता है टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर A1 and A2 carrying current I and 2I flowing in the same direction are kept at a separation of D, ठीक है, are kept D distance apart. Where should a third wire A3 carrying a current 1.5 I be placed between A1 and A2 so that it experiences no net force? अच्छा, तो देखिए मान लेते हैं कि दो लॉन्ग वायर है, ठीक है। यह है लॉन्ग वायर्स, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, ठीक है। इसका नाम देते हैं A1, इसका नाम देते हैं A2। A1 से I करंट फ्लो कर रहा है, A2 से 2I करंट
और बीच में यहां पे एक और वायर है A3 और इसमें से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है 1.5 I के बराबर। ठीक है, इन दोनों A1 एंड A2 में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, कह दिया हमसे। ठीक, तो देखिए यहां पे यहां से ये सेपरेशन को मैं x मानता हूं, तो यहां से ये सेपरेशन कितना होगा, ये होगा d माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन d दे दिया है। ठीक, अच्छा अब देखिए यहां पे एक चीज ध्यान से, इस वायर पे जो करंट है वो ऊपर की तरफ है, तो इस वायर की वजह से इस पोजीशन पे, दैट इज x डिस्टेंस पे जो पोजीशन है, इस पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया। थंब को रखा, फिंगर कर्ल किया, तो इस वायर की वजह से यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड क्या है, ये है A1। ठीक है, यहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू A1। अच्छा, अब यहां देखते हैं इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ध्यान से देखिए। यहां पे फिंगर को रखा, थंब को रखा, फिर इसको कर्ल किया, तो जब कर्ल करेंगे तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो आ रही है आउटवर्ड BA2। ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक है, इस वायर की वजह से यहां पे इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से यहां पे आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है I L क्रॉस B के बराबर। ध्यान से देखिए, तो यहां पे देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर, तो इसका जो लेंथ है इसको भी हमने ऊपर माना। ठीक है, अलोंग द, इस L की जो डायरेक्शन होती है हम लोग I के अलोंग ही लेते हैं, ऊपर। ठीक, तो अपने पाम को रखा करंट की तरफ, लेंथ की तरफ, और B की तरफ कर्ल किया, B इनवर्ट है, B की तरफ कर्ल किया, थंब को खोला, तो जो फोर्स लग रही होगी इस वायर पे ड्यू टू A1 वो क्या होगी, इस तरफ होगी। ध्यान से समझिए, इस वायर की वजह से इस वायर पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन पे। अब देखिए इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर पे फोर्स को चेक करें तो देखिए ऊपर की तरफ लेंथ, इस तरफ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो L ये है L और ये है B। ठीक है, तो L क्रॉस B, फिर कर्ल थंब को खोला, L क्रॉस B, थंब को खोला, तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी इस तरफ A2। ध्यान से देखिए इसको, यानी एक चीज तो कंफर्म है कि इस वायर पे इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी और इसकी वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो दोनों फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो बस इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो इस पे लगेगा
नो फोर्स। समझ में आ गया? तो देखिए अब यहां से FA1 क्या होगा? देखिए ये है इनफाइनाइट वायर, तो इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फॉर्मूला होती है वो होती है I1 I2 बाई 2 पाई R, ठीक है। और ये इनफाइनाइट है तो हम लोग इसको फोर्स पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट वायर है, लेंथ तो हम लोग पता नहीं कर सकते, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लेंगे, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, म्यू नॉट। अच्छा ये क्या है, I2 क्या है 1.5I, 2 पाई सेपरेशन क्या है RX, ठीक है। सिमिलरली FA2 ले लेते हैं, अच्छा ये क्या है, ये है 2I, I1 है 2I, I2 क्या है 1.5I बाई 2 पाई इंटू इस बार सेपरेशन क्या है D माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, अब फॉर F नेट टू बी 0 दिस इज इक्वल टू दिस, हम यहां पे लिख सकते हैं, पहले ही देख चुके हैं कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ अगर इक्वल हो तो बात बराबर। तो यहाँ से हम लोगों को ये लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 2 पाई एक्स आई इंटू 1.5I इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई इंटू 2I इंटू 1.5I बाई D माइनस एक्स। ये पूरा कैंसिल, ठीक है। अच्छा दिस इंटू दिस कितना हो रहा है 1.4, I स्क्वायर 3I स्क्वायर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं फटाफट। थ्री आई स्क्वायर और ये हो जाता है 1.5I स्क्वायर, ठीक है। तो 1.5I स्क्वायर बाई एक्स इक्वल टू 3I स्क्वायर बाई D माइनस एक्स। तो ये और ये पूरा कट गया, इससे ये कटा 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे D माइनस एक्स इक्वल टू 2x, ये यहाँ गया D इक्वल टू 3x, x इक्वल टू D बाई 3। देखिए तो ये जो पूरी सेपरेशन है, ये अगर D है तो फर्स्ट वाले वायर से A1 से D बाई 3 डिस्टेंस पे अगर हम लोग इस वायर को रख देते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब पूछा क्या गया है हमसे, सेकेंड पार्ट में पूछता है डज द फोर्स एक्टिंग ऑन A3 डिपेंड ऑन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्या इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इसके फ्लो करने वाला वायर करंट से डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ है आपस में ये कैंसल आउट हो सकती हैं ना आपस में। देखिए
अगर मैं इसमें से फ्लो करने वाला करंट की वैल्यू को बढ़ाऊं या कमाऊं तो क्या इस रिलेशन पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए इस पे जो करंट फ्लो कर रही है उससे इसके ऊपर जो फोर्स वर्क कर रही है, ठीक है, नेट फोर्स, उस पर कोई फर्क नहीं होता। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट विच फ्लोज थ्रू इट। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और इस सेपरेशन पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है ये क्लोजली वुंड सोलेनॉइड ऑफ 2000 टर्न एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 4 meter square carry a current of 4 ampere is suspended through center allowing it to turn horizontally। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा, ऑफ द सोलेनॉइड। ये काफ़ी इजी सम है, जस्ट वैल्यू पुटिंग। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है एक सोलेनॉइड का? वो होता है NIA के बराबर, where N is the number of turns, total number of turns in the solenoid, I is the current passing through the solenoid, और A is the area of cross section of the solenoid। Easy simple sum। तो 2000 into 4 into 1.6 into 10 to the power minus 4 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.28 एम्पेयर मीटर के बराबर। ठीक है। नंबर 2 टॉर्क पूछा है। टॉर्क इफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी अगर इस सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड कैसा दिखेगा? स्प्रिंग जैसा होगा, ठीक है। उस सोलेनॉइड को सेंटर के अबाउट, जो कि रोटेटेबल है, अबाउट सेंटर, सेंटर के अबाउट हॉरिजेंटली रोटेट कर सकता है। मतलब सोलेनॉइड ऐसे सेंटर के अबाउट ऐसे हॉरिजेंटली रोटेट कर सकता है, ठीक। तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड रीजन पे रखा जाए, जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड है ये, और एंगल जो है, जो सोलेनॉइड की जो एक्सिस है, सोलेनॉइड की एक्सिस यहाँ से सोलेनॉइड के अंदर से पास होती है। एक्सिस जो है 30 डिग्री बना रही है। तो ये भी इजी सम है। तो यहाँ से जो टॉर्क होता है ना, वो होता है mb sin थीटा के बराबर, वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, b इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड sin थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है। m की वैल्यू आ चुकी है 1.28, b है 10 to the power minus 10 into sin 30, sin 30 is हाफ। इसे सॉल्व करेंगे तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.8 इंटू 10 to the power minus 2 न्यूटन मीटर के बराबर। दैट्स इट। देख लीजिए। चलिए आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। अच्छा, तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए बुक्स में तो सिंपली लिखा होता है क्या कि एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हमें एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। ठीक है, इसको शंट कहते हैं। ये क्या है? ये है लो रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है लो रेजिस्टेंस।
ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम लोगों से कोई पूछे तो क्वेश्चन में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलली जब हम एक वेरी लो रेजिस्टेंस को लगाते हैं जिसे कि शंट कहते हैं, तो वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है आपका एमीटर में। ये जो है ये है एमीटर, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि हम लोग इस शंट को पैरेलल ही क्यों लगाते हैं, पैरेलल लगाने की वजह क्या है, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। एक एमीटर सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। जैसे मान लीजिए ये एक सीरीज है, यहां पे एमीटर कनेक्टेड होता है ऐसे, इस तरीके से, और ये एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग जी ही नाम देते हैं, बुक में भी जी ही लिखा होता है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक। तो देखिए एक गैल्वेनोमीटर के पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, एक पैरेलल लो रेजिस्टेंस को इसके साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है या आर इक्विवेलेंट आता है ना, वो क्या होता है, इस शंट के रेजिस्टेंस से भी कम आता है। याद रखिए जब दो रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये है 10, ये है 1, जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, ये कितना आता है, ये आता है 11, ठीक है। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो दोनों में से जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है उससे ज्यादा आएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग पैरेलली कन्वर्ट कर दे ऐसे, ध्यान से समझिए, पैरेलली कनेक्ट कर दे इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, वो होगा 1 × 10 बाई 10 + 1 दैट इज 10/11। यानी ये जो रेजिस्टेंस आएगा ये क्या हुआ, ये लेस देन 1 है, हाँ कि ना। ये जो आर इक्विवेलेंट आया इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.9 समथिंग होगा, और वो क्या है 1 से कम है। तो इसका मतलब जब हम लोग दो रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका जो आर इक्विवेलेंट आता है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से कम आता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए जब हम लोग एक शंट को दैट इज वेरी लो रेजिस्टेंस को इसके साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इस शंट के रेजिस्टेंस से भी कम होता है। और इस स्ट्रक्चर का, अब ये क्या, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, इस शंट के रेजिस्टेंस से भी कम है। तो जब हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में तो ये क्या करता है, ये अपने अक्रॉस बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट नहीं करता, और इस वजह से ये ओवरऑल सर्किट का जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ये होता है रीजन एक शंट को कनेक्ट करने का इसके पैरेलली, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इक्वेशंस पे अगर ध्यान दे तो चलिए फटाफट इक्वेशंस को भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहां से एक करंट आ रहा है I0, ठीक है, और यहां पे गया IG, तो ये करंट क्या होगा, ये होगा I0 - IG के बराबर। ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां से आ रहा है I0, मान लीजिए इसको हमने यहां रखा हुआ है तो इस सर्किट में टोटल I0 करंट फ्लो कर रहा है, तो I0 करंट यहां पे भी इस एमीटर में जाएगी। जब इस एमीटर में जाएगी तो इस पॉइंट पे ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, IG और ऊपर वाला होगा I0 - IG जो कि शंट के थ्रू जाएगी। IG को बोलते हैं करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर और I0 - IG को बोलते हैं करंट थ्रू शंट। अब यहां पे हम लोग KVL लगा लेते हैं, तो KVL लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए
केवीएल लगाएंगे तो देखिए लूप की डायरेक्शन हम लोग ये मानी ऐसे क्लॉकवाइज, एस के अक्रॉस, एस एलिमेंट के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम, तो वहां पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी ये क्या हो जाता है, आई नॉट आई जी इंटू एस। ठीक, यहां पे देखिए जी के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा नेगेटिव, दैट इज आई जी, और इसका जो रेजिस्टेंस है ये हम लोगों ने जी ही माना है, जी इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए इसको, तो इसको यहां रखा, ये होता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर एन एमीटर, जहां एस क्या है, एस है शंट, शंट का रेजिस्टेंस, जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, आई क्या है, आई जी है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, आई जी नॉट क्या है, करंट इन द सर्किट, जिस सर्किट में एमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन होता है इसका, और आप लोगों को जो आंसर लिखना है इस क्वेश्चन के लिए वो सिंपली यही लिखना है कि वी कैन कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर बाय कनेक्टिंग ए वेरी लो रेजिस्टेंस शंट इन पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर। ठीक, और इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को डिराइव कर देना है, दैट्स इट, इतना ही होता है। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन में, कहता है गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। अच्छा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ 4 मिली एम्पियर, कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 6 एम्पियर। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है ये है हमारी आई नॉट, क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर को क्या करना है, कितना करंट मेजर करना है, 0 से लेके मैक्सिमम कितनी दी हुई है, 6 एम्पियर तक। ये जो करंट है ये कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रहा है। ठीक है ना, ये है आई जी, ये है जी। ठीक, तो यहां से हम लोगों को क्या करना है, एस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इसी फॉर्मूला को यूज करके। तो यहां से ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ बाई आई नॉट कितना है 6 माइनस 4 इंटू 10⁻³ इंटू 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 0.004 बाई 6 माइनस 0.004 इंटू 15। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0.01 ओहम। ठीक है, तो यानी ये क्या मिली हमें, ये मिली हमें शंट की वैल्यू। तो इसका आंसर भी वही है कि हम लोगों को इस गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगाना होगा जिसका रेजिस्टेंस ये होगा इन पैरेलल। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, और इसे ध्यान से नोट कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम shows a full scale deflection for a current of 4 milliampere. How will you convert it into a voltmeter to measure a voltage up to 3 volt? अच्छा, तो देखिए यहाँ पे पहले तो एक वोल्टमीटर होता क्या है, एक वोल्टमीटर होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और वोल्टमीटर कनेक्ट किस तरीके से हम लोग गैल्वेनोमीटर से फॉर्म कर सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर है
इसके साथ हमें एक रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करना पड़ता है इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज। ये है लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक, एमीटर का उल्टा, ठीक है। एमीटर में क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पैरेलली कनेक्टेड है, और वोल्ट मीटर में क्या होता है, एक लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों करते हैं कि यहाँ पे एक लार्ज रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। देखिए क्या होता है कि एक सर्किट है, मान लीजिए ये एक सर्किट है ऐसा, इस सर्किट में मुझको इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग वोल्ट मीटर को इसके पैरेलली कनेक्ट करते हैं। जो वोल्ट मीटर होता है इसके पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होता है, देखिए ये सीरीज में कनेक्टेड है। पहले तो एक गैल्वेनोमीटर का खुद का भी एक रेजिस्टेंस है जिसको जी कहते हैं, और ये आर। तो इसका इस स्ट्रक्चर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम के बराबर हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जी प्लस आर के बराबर, ठीक है, यानी इन दोनों से ज़्यादा। तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जब हम एक वेरी लार्ज रेजिस्टेंस में से इसको कनेक्ट करते हैं इन सीरीज, तो ये स्ट्रक्चर जो है एक हाई रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर हो जाता है। और जब इसको, इस स्ट्रक्चर को हम लोग किसी भी सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, ये स्ट्रक्चर कोई करंट यानी ज़्यादा करंट यहाँ से ड्रॉ नहीं करता, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है आई नॉट, यहाँ पे भी पहुँचा आई नॉट, तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि ये यहाँ से बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट को लेगा, यानी ये इस करंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस वजह से क्या होता है, ये जो ओरिजिनल सर्किट है ना, इसकी ओवरऑल फंक्शनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। बस यही होता है इसका मतलब, ठीक है। इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है ताकि कोई भी करंट जो यहाँ से फ्लो कर रहा है वो यहाँ तक ना पहुँचे। जाता है, बहुत छोटा करंट जाता है, नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो होता है ये करंट उस हिसाब से उतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती, तो ओवरऑल सर्किट की फंक्शनिंग सेम रहती है, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए कि यहाँ से आई नॉट करंट, यहाँ से आई आ रही थी, यहाँ से आई नॉट करंट यहाँ पे आई, ठीक है। तो देखिए जब आई नॉट करंट यहाँ पे आ रही है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको हम लोग V मान लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, V इक्वल टू आई नॉट इंटू जी प्लस आर के बराबर, ठीक है, सिंपल। यहां से हम लोगों को आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम इसको सॉल्व करें तो V बाई आई नॉट माइनस जी के बराबर, ठीक है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आर की वैल्यू आती है ये आई नॉट, ठीक है, जिसमें आर क्या है, आर वो लार्ज रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। जी क्या है, जी है गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस। वी क्या है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो कि इसके अक्रॉस डेवलप हुई है, यानी ये जब पैरेलली कन्वर्टेड है तो यानी आर के अक्रॉस जो होती है, ठीक है। वी इसी पोटेंशियल को इसको मेजर करना होता है। आई नॉट क्या है, आई नॉट है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। हम लोगों को आर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें वी दे दिया है, ये जो है मिली एम्प फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारा आई नॉट,
और ये हो गया हमारा G। तो यहाँ से हम लोग R निकाल सकते हैं, V/I0 माइनस G इक्वल टू 3/4 इंटू 10⁻³ माइनस 16। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आता है 734 ओम के बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि we will connect a large resistance of magnitude 734 ohm in series with the galvanometer। ठीक है, दैट्स इट। देखिए इसको ध्यान से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स हम लोगों को देते रहिए। थैंक यू।